यमाल्टी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का भाग एक होगा। भाग एक में हम लोग विभिन्न राजाओं के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में। इसके बाद जो दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कला के बारे में, साहित्य के बारे में, ये राजनीतिक दशा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये मौर्य वंश भाग एक के बारे में जिक्र करेंगे। ये मौर्य वंश जो है, इसका पीरियड जो है, काल जो है, ये 322 बीसी से 184 बीसी तक रहा है। तो स्टूडेंट, मौर्य साम्राज्य पहला भारत में ये विशाल सम्राट था। यह सबसे विशाल जो प्रारंभिक शासक साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य। विष्णु पुराण से बात करते हैं तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सबसे अधिक विस्तृत जानकारी जो है ये विष्णु पुराण से मिलती है। अगर हम बात करें मौर्य वंश का तो इसके साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य। बच्चों, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी जो है साहित्यिक स्रोतों से मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो जैसे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। विष्णु पुराण है, जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है और बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे इंडिका है। ये इनसे हमें जानकारी मिलती है। और भी ग्रंथ है स्टूडेंट, जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और हम बात करें ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में तो अभिलेख जो है, अभिलेख के अंतर्गत ये शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख से हमें मौर्य वंश के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रमाण मिले हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री जो विष्णुगुप्त, जिसे चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहते हैं, इनके 3 नाम हैं। और इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखा है। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखा है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। राजनीतिक क्षेत्र है इसका। अर्थशास्त्र के रूप में कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखा है उसका जो क्षेत्र है वो राजनीतिक है। अब स्टूडेंट, बात करते हैं, ये है आपका मिर्जापुर में मगध है, ये जो बिहार में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का इलाका मिर्जापुर है। मिर्जापुर में घने जंगल थे और घनानंद का शासन। स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य पद पर थे। ये दक्षिण भारत गए थे और यहाँ से वापस आ रहे थे, इसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। तो घनानंद ने इनका कुछ उपहास किया, जिससे ये बहुत ही दुखी हुए और बदला लेने के बारे में ठान लिया। कौन? चाणक्य। अब स्टूडेंट, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे, उन्होंने क्या किया कि अब मतलब इनसे बदला ये लेने का ठान लिया। किससे? घनानंद से, जो उस समय भारत में सबसे विशाल जिनका साम्राज्य था। जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था
उस समय जो है भारत में सबसे बड़े राजा के रूप में विख्यात थे। कौन विख्यात थे? ये घनानंद विख्यात थे, जो अंतिम नंद वंश के शासक थे। तो अब इस प्रकार घनानंद ने ये चाणक्य का मिर्जापुर के जंगल के पास उपहास किया, जिससे चाणक्य ने ये ठान लिया कि इनका अंत करना है। तो स्टूडेंट क्या हुआ, अब एक बालक मिलता है इन्हीं जंगल से, जब दोबारा गुजर रहा था तो यहीं पे एक बालक मिलता है और इस बालक को ये खरीद लेता है और खरीदने के बाद उसको तक्षशिला में ले जाकर ये दीक्षा प्रदान करता है हर कलाओं में, साम वेद, दंड वेद, काम यानी स्टूडेंट सभी में उसको निपुण करता है, जिससे उस बालक को ये राजा बनाना चाहता था और घनानंद से बदला लेना चाहता था। तो इस प्रकार से इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये राजा बना और उनका मंत्री बने चाणक्य। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बड़ा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी राजा हुआ, तो घनानंद का वध कर देता है और इस प्रकार से ये भारत के काफ़ी क्षेत्रों में, अधिक क्षेत्रों में उसका साम्राज्य स्थापित होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक तरफ तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर था और एक तरफ जो था ये घनानंद था। सिकंदर के बारे में हमने पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को बताया थे कि सिकंदर जो था ये यूनान से आया था, लेकिन उस समय भारत में सबसे विशाल राजा घनानंद था। इसकी सेना इसके डर से वापस चली जाती है, लेकिन अब घनानंद को मारना यानी सहयोग चंद्रगुप्त को देना ये चाणक्य का काम रहा। तो चाणक्य ने क्या किया, ये चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और ये खुद मंत्री बना। अब चंद्रगुप्त मौर्य कब गद्दी पर बैठते हैं, ये गद्दी पे स्टूडेंट 322 बीसी से ये 322 बीसी से ये गद्दी पर रहते हैं 198 बीसी, 322 बीसी से 198 बीसी तक ये रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये 322 से लेके और 298 तक गद्दी पर रहते हैं, 298 तक गद्दी पर रहते हैं। तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 तक गद्दी पर रहते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री थे चाणक्य थे, इस चाणक्य चाहते थे घनानंद को पराजित करना, अपने उपहास का बदला लेना। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध कर दिया और संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, जिसकी मदद चाणक्य ने किया। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो 322 बीसी में गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये 322 बीसी में गद्दी पर बैठता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मगध की गद्दी पर बैठता है, बाकी हिस्सों को जीतता है, भारत में अपना बड़ा सा साम्राज्य स्थापित करता है। अब ये देखो तक्षशिला है, यहीं पर इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है चाणक्य ये प्राचार्य थे। अब देखिए ये अटैक, दरअसल क्या सिकंदर का आक्रमण जब भारत पर ऐसे होता है तो ये वाला हिस्सा जीत लिया जाता है, ये वाला हिस्सा जीत लिया जाता है। तो अब इस हिस्से को स्टूडेंट ये 4 भागों में बांटता है, काबुल, कांधार, एकामरान, माफ कीजिए, काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, ये 4 राज्यों में ये सिकंदर द्वारा बांटा गया। स्टूडेंट ये सिकंदर ने ये जो जीता था, ये जो सिकंदर जीता था, इसको जो है अपने मंत्री सेलुकस निकेटर को देता, सेलुकस निकेटर को देता। सेलुकस निकेटर, अब यहाँ सेलुकस निकेटर था और यहाँ ये
ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। स्वाभाविक है, आमने सामने ये दो राजा हुए और युद्ध हुआ 305 बीसी में। ये तो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो उस समय होता क्या है स्टूडेंट, जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो अपनी पुत्री कार्नेलिया, अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी इस चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर देता है कार्नेलिया की। कौन? सेल्यूकस निकेटर। ये किसका राजदूत था? सिकंदर का राजदूत था। और स्टूडेंट फिर क्या होता है, एक इसके दरबार में जो राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज राजदूत अब सेल्यूकस निकेटर के दरबार से कहाँ चला गया स्टूडेंट, कहाँ चला गया? अब ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इंडिका था, जो भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है स्टूडेंट। तो मेगास्थनीज राजदूत ये किसके? सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। और सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है तो ये राजदूत उसके दरबार में मेगास्थनीज था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है। अब ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा। दहेज के स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? काबुल दिया, कंधार दिया, मकरान दिया और हेरात दिया। लेकिन प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। एपियानस के अनुसार, एपियानस ने इस युद्ध का वर्णन किया। एपियानस ने जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया। किसने? एपियानस। ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था, ये जैन धर्म को मानता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही लड़ाकू राजा था। इसने कई छोटे छोटे राजाओं को अपने राज्य में मिला लिया था। ये कर्नाटक तक इसका कब्जा था, ये जम्मू कश्मीर को छूता था और स्टूडेंट ये पश्चिम बंगाल तक, और बात करते हैं इधर गुजरात तक इसका साम्राज्य स्थापित था। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बहुत ही प्रतापी राजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये अभी मैंने आपको बताया कि इंडिका का जो लेखक था मेगास्थनीज राजदूत के रूप में आया। इसके पहले वो किसके दरबार में रहता था? सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था। तब स्टूडेंट अब इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम बिंदुसार था। ये कब गद्दी पर बैठता है? 298 बीसी में गद्दी पर बैठता है स्टूडेंट। ये मौर्य वंश जो है ये टोटल 137 वर्ष तक राज्य करता है। मौर्य वंश 137 वर्ष तक राज्य करता है। अब ये 298 से लेकर ये 272 बीसी तक बैठता है। बिंदुसार 298 से लेके 272 बीसी तक बैठता है। अब बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। इसकी उपाधि जो थी अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक, इसे शत्रु विनाशक कहा जाता है। और जो बिंदुसार था ये बेटा किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी माँ कौन थी? दुर्धरा। पिता कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। अब स्टूडेंट जो बिंदुसार था 298 बीसी में गद्दी पर बैठा था, इसकी उपाधि
अमित्र घात शत्रु विनाशक जिसे कहते हैं, माँ इसकी दुर्धरा और इसके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त। इन्हें जैन ग्रंथों में ये बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया। वायु पुराण में या पुराणों में भद्रसार कहा गया, भद्रसार का। आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार जो था ये बड़ा ही लड़ाकू था। बिंदुसार की पत्नी जो थी सुभद्रांगी, इनके कार्यों में मदद करते थे, इन्हें कुछ बताया करते थे। जहाँ कोई समस्या होता था तो हर कामों में इसकी मदद ये सुभद्रांगी करते थे, स्टूडेंट जो इनकी पत्नी थी। इस प्रकार बिंदुसार जो थे ये अमित्र घात के उपाधि धारण किए थे, जिन्हें हम शत्रु विनाशक कहते हैं। और ये जैन ग्रंथों में जिन्हें सिंह सेन कहा गया है, पुराणों में भद्रसार कहा गया है, ये बौद्ध धर्म के आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस भारत आए। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस भारत आए। इस प्रकार से स्टूडेंट ये सीरिया का राजदूत जब भारत आता है, एक राजदूत, तो इससे इन्होंने क्या क्या मांगा था? बिंदुसार ने मांगा क्या मांगा? मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो सीरिया के राजदूत ने कहा मदिरा मिल जाएगा, सूखी अंजीर मिल जाएगा, लेकिन एक दार्शनिक नहीं मिल पाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए ये अशोक को भेजता है और अशोक उसमें सफल होता है। जिस समय स्टूडेंट तक्षशिला में विद्रोह होता है तो बिंदुसार अपने बेटे अशोक को दबाने के लिए भेजते हैं और तक्षशिला का विद्रोह आसानी से अशोक द्वारा दबा लिया जाता है। इस प्रकार ये बिंदुसार सोचते हैं कि मेरे 100 पुत्र हैं, इस 100 में किससे राजा बना है? तो स्टूडेंट ये अशोक की योग्यता सबसे अधिक देखते हुए उन्होंने अशोक को राजा बना दिया। अशोक ये 200 अशोक गद्दी पर बैठता है स्टूडेंट 269 में, क्योंकि वो 272 तक था इसके पहले का। ये 2 साल 3 साल समय कहाँ गया? अब उसमें अशोक अपने 99 भाइयों का वध करता है और फिर अकेले गद्दी पर बैठता है। तो स्टूडेंट अशोक जो है 269 बीसी में गद्दी पर बैठा। अशोक 269 बीसी में गद्दी पर बैठा तो अब स्टूडेंट अशोक नाम मिलता है। अशोक नाम मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक वर्धन नाम मिलता है। देखिए जो अशोक नाम अशोक का है स्टूडेंट मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, जबकि अशोक वर्धन नाम ये पुराणों में मिलता है। पुराणों में मिलता है। अशोक वर्धन नाम जो है ये पुराणों में मिलता है। इनके जो पिता थे अशोक के,
ये बिंदुसार थे और इनकी जो माता थी वो सुभद्रांगे थे। ये बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। ये अशोक जो है, इनके पिता बिंदुसार और इनकी जो माता थी ये सुभद्रांगे थी। और बौद्ध धर्म जो है ये उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, ये पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे। पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। अब अशोक, देखिए शिलालेख की बात करें भारत में तो अशोक के समय से शिलालेख भारत में देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट शिलालेख जो है, शिलालेख का प्रचलन अशोक के समय से मिलता है। अशोक के समय से मिलता है। अब स्टूडेंट अभिलेख जो मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्यों से अशोक के, वो 3 रूपों में थे। शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। ये बात करें तो 14 थे और ये बात करें तो 7, ये बहुत से थे। स्टूडेंट तो अशोक के समय से ये शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख की बात मिलती है। और सर्वप्रथम शिलालेख फैंथलर द्वारा 1750 ईस्वी में खोजे गए। स्टूडेंट सर्वप्रथम शिलालेख फैंथलर द्वारा 1750 ईस्वी में खोजे गए। इस शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम प्रिंसेप महोदय 1837 में। प्रिंसेप महोदय को जाता है। स्टूडेंट अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम ये प्रिंसेप महोदय को जाता है, जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा 1837 में। अब आप देख रहे हैं ये है भारत का नक्शा और उसमें जो है ये मौर्य साम्राज्य का जो राजनीतिक विस्तार दिखाया गया है। और स्टूडेंट ये मौर्य काल जो है 322 बीसी से 184 बीसी तक, यानी 137 वर्षों तक मौर्य वंश। अशोक के बाद जो राजा का नाम आता वो कुणाल था। तो स्टूडेंट अब हम लोग मौर्य वंश का भाग 2 कल पढ़ेंगे। इतना आज आप तैयार कर लेंगे। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।